आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी अभी तक यूपी टेट कभी भी पास नहीं हुए तो डरिए मत। अगर आप इस क्लास पर पहुंच गए हैं तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास ऐसी हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं प्रोवाइड किया। हम आज देखिए किस प्रकार से क्लास प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले वो समझ लीजिए, इस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। जैसे हम पहला प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम दो प्रश्न वन लाइनर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर से हम अगला प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, फिर से इसमें भी हम आपको दो प्रश्न वन लाइनर प्रोवाइड करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 60 से 70 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, मात्र 20 से 25 मिनट पे। तो चलिए क्लास को मिस मत करिएगा, और निवेदन बस इतना करेंगे कि आज से हम इस प्रकार की क्लास आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ध्यान से देखना है आप सभी को, ठीक है। ये रहा पहला प्रश्न और कहा जा रहा है, इरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है। इरिक्सन की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ा अवस्था। चलिए फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करिए सब लोग। तो बिल्कुल सही, विश्वास बनाम अविश्वास, वह अवस्था कौन सी होगी? वह अवस्था होगी शैशवावस्था। नोट करिए, पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इरेक्शन से कुछ और प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर दो वन लाइनर प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि इरेक्शन ने कुल कितने चरण बताए थे। इरेक्शन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें कुल कितने चरण बताए थे, ये आपको बताना है। तो इरेक्शन ने कितने चरण बताए थे? 8 चरण बताए थे। नोट करिए, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 8 चरण बता दिए थे, ठीक। चलिए, और पहचान संकट किस अवस्था में होता है इरेक्शन के अकॉर्डिंग? तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था, ठीक है। नोट करिए, किशोरावस्था। यहाँ पर ये जानते रहिएगा, हम अपने हाथ से लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप भी अपने हाथ से वन लाइनर प्रश्नों को जरूर लिखें। इससे एक बात तो क्लियर हो जाएगी, आप अंतिम समय में इसे पढ़ सकते हैं, जो आपके परीक्षा के रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। सीखने में सकारात्मक प्रबलन का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन दंड देना, बी ऑप्शन अप्रिय वस्तु हटाना, सी ऑप्शन सुखद उत्तेजना देना, और डी ऑप्शन अनदेखा करना। चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर। चलिए बताएंगे, चलिए। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं आप सब? देखिए सकारात्मक प्रबलन का अर्थ पूछा जा रहा है ना। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर दंड देने की बात आप कहीं पर भी नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था कि सीडीपी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सीटेट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तब भी दंड नहीं देना। अगर आप यूपी टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी दंड देने वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता, ठीक है। इसलिए काट दीजिए। अप्रिय वस्तु हटाना ये हो सकता है, अनदेखा करना ये कभी भी नहीं होगा, अनदेखा करना डी ऑप्शन पहले काटेंगे, ठीक। तो यहां पर हमारा उत्तर जो आएगा, अप्रिय वस्तु हटाना नहीं होगा बल्कि सुखद उत्तेजना देना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्या पूछा गया था प्रश्न में? सीखने में सकारात्मक प्रबलन का अर्थ है, तो सुखद उत्तेजना देना यही अर्थ होता है। नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है? तो प्रबलन का सिद्धांत दिए थे स्कीनर महोदय ने। नोट करिए, स्कीनर ने, ठीक है। और इनका प्रयोग किस पर हुआ था ये भी जानते रहिए। तो इनका प्रयोग हुआ था चूहे पर, ठीक है। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, ये जान जाइए। प्रबलन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक। अगला देखिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है। ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तो अप्रिय उत्तेजना हटाना। नोट करिए, अप्रिय, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रिय उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना हटाना, हटाना, इसका अर्थ यही होता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का जो अर्थ होता है वह होता है अप्रिय उत्तेजना हटाना, ये जानते रहिएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अब जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम डेट आपको पता है कि जुलाई में है आपका एग्जाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा प्रतीकों का उपयोग किस अवस्था में करने लगता है? आप पियाजे के बारे में पढ़े थे, अगर आप हमारे साथ सीटेट के लिए जुड़े थे तो आपको यह मैंने बताया था।
चलिए, ए ऑप्शन संवेदी गत्यात्मक, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक और डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, बच्चा प्रतीकों का उपयोग किस अवस्था में करने लगता है। सबसे पहले इन अवस्थाओं को जानते रहिए, क्योंकि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उन्होंने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में इन 4 चरणों का उल्लेख किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि इनमें से कौन-सा पहला चरण, दूसरा चरण, इस प्रकार से कौन-सा चरण है? तो नोट करिए इनकी उम्र, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। पहली अवस्था जो होगी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होगी ठोस संक्रियात्मक, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष और आखिरी अवस्था होती है 11 वर्ष से 14 वर्ष तक कह सकते हैं, ठीक। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए और बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष, 1 मिनट, 2 से 7 वर्ष होती है। 1 मिनट, 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। बिल्कुल, 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे वन लाइनर हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल अवस्था की आयु सीमा क्या है। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। यहाँ पर देखिए, इसका उम्र की बात किया जाए तो यही अभी हमने ऊपर बताया कि 2 से 7 वर्ष। देखिए, यहाँ पर शब्द को चेंज कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया, इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि इकोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो होगा वह क्या होगा बताइए। 1 मिनट, थोड़ा सा और ऊपर करें तब लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए, इसका अर्थ की बात किया जाए क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, आत्म केंद्रित सोच हो जाएगा। आत्म केंद्रित, देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर भी आप एडजस्ट करिए, मैं बोल रहा हूँ आप भी लिखते चलिए, ठीक है। आत्म केंद्रित सोच हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं ना, हम आपको एक प्रश्न में 2 वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर आपको आज की क्लास में 20 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे तो लगभग 40 प्रश्न वन लाइनर के होंगे। तो कुल मिलाकर 60 से 70 प्रश्नों पर चर्चा हम करने चल रहे हैं। ध्यान से देखना है और पूरी क्लास को देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं। हम इस प्रकार से क्लास आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं अब यूपी टेट के लिए, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत का नियम नहीं है। निकटता नहीं है, समानता नहीं है, पुनर्बलन नहीं है, या समापन नहीं है। कौन सा नहीं है आप बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो नियम नहीं है वह नियम नहीं है पुनर्बलन। गेस्टाल्टवाद यह पुनर्बलन पर फोकस नहीं करते, ये आप जानते रहिए। इसका उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। कह रहा है कि गेस्टाल्ट का संबंध किस प्रकार के अधिगम से है बताइए। गेस्टाल्ट का संबंध किस प्रकार के अधिगम से है। चलिए, गेस्टाल्ट का संबंध किस प्रकार के अधिगम से, एक बार बता दीजिए। तो बिल्कुल अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करता है। बिल्कुल सही, अंतर्दृष्टि लिखिए, यहां पर नोट करिए, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ठीक है, अधिगम। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाएगा, ये जानते रहिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार नृत्य कला किस बुद्धि का उदाहरण है। बात नृत्य कला की जा रही है, यहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट है। भाषाई होगा, तार्किक होगा, शारीरिक गतिशील होगा, या प्राकृतिक होगा। यहाँ पर ABCD उत्तर कौन सा होगा, एक बार कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, आपको समय मिल रहा हो तो नहीं उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, नृत्य कला की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर शारीरिक गतिशील हो जाएगा हमारा उत्तर।
और देखिए यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत स्टार्टिंग में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, मतलब इस सिद्धांत को दिया कौन था। तो आप नोट कर लीजिए, गार्डनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, गार्डनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए जानते रहिएगा। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में कितनी प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, तो 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन इन्होंने अपने सिद्धांत में किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर आ गया वही चीज, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। अभी मैंने जस्ट बताया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे गार्डनर महोदय। ठीक है, ये जानते रहिएगा। इंटरपर्सनल बुद्धि किससे संबंधित है, अगला प्रश्न, तो दूसरों से संबंध या सामाजिक कौशल कह सकते हैं, तो सामाजिक कौशल कहेंगे। ठीक है, सामाजिक कौशल, यहाँ पर कौशल ये भी लिखते रहिए आप लोग। ठीक है, सामाजिक कौशल हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक कौशल के अलावा भी एक शब्द कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही बताइए, दूसरों से संबंध। तो दूसरों से संबंध लगभग सामाजिक कौशल ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी उत्तर आप लोग नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन का है कि अंतिम परिणाम देना, बी ऑप्शन ग्रेड देना, सी ऑप्शन सीखने में सुधार करना और डी ऑप्शन चयन करना। हमने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि चयन करने की बात नहीं करेंगे और परिणाम की बात नहीं होनी चाहिए सीडीपी में, और ग्रेड देने की बात भी नहीं होनी चाहिए। क्या बच्चे को ग्रेड देंगे आप, बच्चों के बीच में भेदभाव होगा ना उससे, बिल्कुल यहाँ पर ग्रेड देने की बात ना करके सीखने में सुधार करना चाहिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि सीखने में सुधार किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जानते रहिएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। संज्ञान पर आधारित है, अंतर्दृष्टि पर आधारित है, क्रियात्मक अनुबंध पर या अनुकरण पर। जल्दी से बताएंगे कि स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है। चलिए, स्किनर का अधिगम सिद्धांत ना, बिल्कुल स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात स्किनर का अधिगम सिद्धांत पूछा जा रहा है किस पर आधारित है, तो वो क्रियात्मक अनुबंध पर आधारित है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर वन लाइनर क्या कह रहा है। क्लास कैसी लग रही है, एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए। हमने आपसे पूछा है कि आप यूपी टेट की क्लास की टाइमिंग खुद बता सकते हैं, तो बताइएगा क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक है, अभी हमारे अकॉर्डिंग जो भी 5 बजे सुबह चाहे जब मिल जाए तब आप क्लास देखिए, लेकिन जिस दिन आप टाइमिंग बता देंगे, सभी लोग जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे टाइमिंग एक बताइए, सुबह में क्लास चाहिए या शाम को चाहिए। ठीक, तो हम उस टाइमिंग पे आपको यूपी टेट की क्लासेस प्रोवाइड करने लगेंगे। चलिए, फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न वन लाइनर पूछा जा रहा है कि स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर बड़ा होगा, नोट करिए। ऑफरेंट। ठीक है, ऑफरेंट, यहाँ पर हम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैंने बताया कि लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, कंडीशनिंग। और क्या, बिल्कुल सही, आप लोग बताते रहिएगा, प्रयोग। ठीक है, ये जानते रहेगा। स्किनर बॉक्स जो था वह था ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रयोग, ये समझिए। दंड का प्रभाव होता है, अगला प्रश्न बताइए, दंड का प्रभाव किस प्रकार से होगा, क्या इसका उत्तर होगा। दंड का प्रभाव, बिल्कुल व्यवहार में कमी, व्यवहार में कमी, नोट करिए। चलिए, यहां से ये हो गया व्यवहार, आप लोग यहां पर व्यवहार लिख लीजिएगा, यहां पर हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण है।
प्रयत्न और त्रुटि का या अवलोकन अधिगम का, अंतर्दृष्टि का, शास्त्रीय अनुबंधन का। जल्दी से बताएंगे कि अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पर प्रयत्न और त्रुटि की बात किया जाए, किसने यह सिद्धांत दिया था, तो वह दिया था थांडाइक महोदय ने। पहले ऑप्शन में देखिए प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था ना, बिल्कुल थांडाइक, नोट करिए। चलिए थांडाइक हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, एक बार इसको कमेंट करके बताइए आप लोग। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, और बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, अनुकरण द्वारा सीखना अवलोकन अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, अवलोकन द्वारा सीखना जो है अवलोकन अधिगम का उदाहरण है। समझते हुए चलिएगा, अभी हमारे पास समय है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। चलिए बताइए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, एक बार कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या है हमारा 15। बिल्कुल, हमने आपको क्या बताया था कि बंडूरा महोदय ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। मॉडल का क्या अर्थ है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो एक बार इसको भी कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल आदर्श हो जाएगा, इसका अर्थ आदर्श मानेंगे सीडीपी में। ठीक है, इसका अर्थ जो होगा आदर्श मानेंगे, नहीं तो अनुकरणीय व्यक्ति कह सकते हैं। इतना जानते रहिएगा, यहाँ से ये बन सकता है प्रश्न आपके पेपर में। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। क्या कह रहा है प्रश्न में कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बताइए एक बार तो। चलिए, गार्डनर ने दिया था, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, या बिने ने। चलिए फटाक से बताइएगा। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न संख्या 9। हमने आपको क्या बताया था कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ये जानते रहिए। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया गार्डनर, तो गार्डनर ने क्या दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे गार्डनर महोदय ने। ठीक, चलिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था। अब थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थर्स्टन ने कौन से सिद्धांत को दिया था, ये एक बार बताएंगे आप सब लोग। तब चलिए, तब तक हम वन लाइनर पर आते हैं। ये रहा हमारा वन लाइनर का प्रश्न। तो देखिए, इन्होंने जो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, एक जी कारक बताया कि एस कारक बताया। अब यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि जी कारक का अर्थ क्या है, बताइए। जी कारक का अर्थ क्या होने वाला है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि। जी कारक का अर्थ हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक, सामान्य बुद्धि नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। अब यहाँ पर एस कारक पूछा जाए तो एस कारक क्या होगा, एस कारक होगा विशिष्ट बुद्धि। नोट करिए, विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, चले यहाँ पर ये जानते रहिएगा, जी कारक का जो अर्थ होता है सामान्य बुद्धि, और एस कारक किसे दर्शाता है, तो वह दर्शाता है विशिष्ट बुद्धि को। यहाँ पर इतना जानते रहे, तुरंत बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान। हमने आपको क्या बताया था कि सभी बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा समावेशी शिक्षा में। यहाँ पर स्पेशली एक बच्चे की बात करा, तो इसलिए हमें आ रहा उत्तर ये गलत हो जाएगा। समान अवसर प्रदान करना ये हो सकता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर बच्चों को अलग करना, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था कि कोई भी बच्चा हो, कमज़ोर हो या पढ़ने में तेज हो, लेकिन एक ही छत के नीचे बैठकर अध्ययन करेगा, अलग नहीं करेंगे आप उसे। और डी ऑप्शन कठोर अनुशासन, तो कठोर अनुशासन की बात समावेशी शिक्षा नहीं कहता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाए, ताकि बालक अपने आप में हीन भावना का विकास ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर बताएंगे प्रश्न संख्या 19। बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सबको समान अवसर देना। ठीक है, सबको, नोट करिए, समान अवसर, नोट करिएगा, एक एक शब्द नोट करिए, देना।
यहाँ पर जानते रहिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सबको समान अवसर देना होता है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 हो गया। इसका देखिए क्या, CWSN का पूरा नाम लिखिए। भाई साहब यहाँ पर तो बड़े गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर इंग्लिश में आ गया आप लोगों के लिए। तो चलिए लिख लीजिए, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। आप हिंदी में लिख सकते हैं तो ठीक है, हम एक एक शब्द कहेंगे तो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छे से यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, लिखिए चिल्ड्रन, ठीक है, नोट करिएगा चिल्ड्रन, स्पेशली एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब आपके लिए, चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था। चिल्ड्रन हो लिख लीजिए, उसके बाद विथ लिखिए, ठीक है, विथ और स्पेशल, ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, स्पेशल, ठीक, स्पेशल हो गया यहाँ पर, और नीड्स मतलब जरूरी, नीड्स। चलिए हमने लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए CWSN का पूरा नाम लिखिए, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, आप, मैं बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है प्रश्न में कि स्मृति का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक या दीर्घकालिक या तात्कालिक? बताइए, स्मृति का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है? तो वह प्रकार होगा दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न, पहले इसको देखिए क्या कह रहा है, सेंसरी मेमोरी की अवधि कितनी होती है? चलिए बताइए, क्या जानते हैं आप? सेंसरी मेमोरी की अवधि कितनी होती है? बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग, नोट करिए, लगभग 1 सेकंड की, ठीक है, 1 सेकंड की होती है सेंसरी मेमोरी की अवधि। बात अगले प्रश्न की जाए, देखिए क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम किस पर बल देता है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को 2 पार्टों में बांटा था। एक प्रथम नियम था, एक गौण नियम था। प्रथम नियम ने उन्होंने 3 पार्ट किए और गौण नियम में उन्होंने 5 पार्ट किए। तो प्रथम नियम जो था मुख्य नियम था, वो आप जानते होंगे, उसी में से ये है तत्परता का नियम। ठीक, चलिए किस पर बल दिया था तत्परता के नियम में? अभ्यास पर, संतोष पर, तैयारी पर, भूलना पर। प्रश्न संख्या 12 बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर तत्परता जो है नियम हमारा सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया था? तो वो था तैयारी पर, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था अगर आपसे ये पूछा जाए, तो ये तो सरल प्रश्न है लेकिन फिर भी जानते रहिए, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पर अब एकदम सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर शब्द को इंग्लिश में रखा गया और थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बताइए, टेरर एंड एरर का अर्थ क्या होगा, या दूसरा नाम क्या है? ट्रायल। चलिए ट्रायल, बिल्कुल, चलिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, स्मृति मजबूत करना, इसका जो अर्थ होगा वह होगा स्मृति मजबूत करना। ठीक है, स्मृति मजबूत करना, नोट करिए आप लोग। देखिए हम आपको वन लाइनर में भी 2-4 सेकंड का समय दे रहे हैं, ताकि अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। और देखिए 24वां प्रश्न वन लाइनर का क्या कर रहा है, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? तो इसको नोट कर लीजिए, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, ठीक है। यह किससे संबंधित है? प्रयत्न, 1 मिनट, प्रयत्न, क्या बोल रहे हैं? प्रयत्न, बिल्कुल प्रयत्न, प्रयत्न ये ना है, ठीक है, जानते रहिएगा, ऐसे मत करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है उल्टा सीधा लिख दिया, बिल्कुल नहीं। प्रयत्न त्रुटि, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, अधिगम, ठीक है, ये जानते रहिएगा। यहाँ से थोड़ा तो समय लगेगा, क्योंकि लिखकर अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर समय लगेगा ही लगेगा। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या प्रमुख है? बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख क्या होता है? पता है ना, मैंने बताया था कि विद्यार्थी प्रमुख होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वे सर्वा जो होता है वह छात्र ही होता है। तो यहाँ पर कुछ अतिरिक्त नहीं ध्यान देना, बस आप उत्तर सी को सही करेंगे।
क्योंकि यह हमने सीटेट में बहुत बार पढ़ा है आपको यार, अब तो आप सीख ही गए होंगे। चलिए बात अगले प्रश्न की होगी। यहाँ पर वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? प्रश्न संख्या 25। बिल्कुल सही बताएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? चलिए, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर बताते हुए चलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक पूछा जा रहा है तो रूसो हो जाएंगे। ठीक है। और लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डेवी ने दिया था। आप लोग इसको भी जानते होंगे, यह नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये जानते रहिएगा क्योंकि ये दोनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चले देखिए, यहाँ पर हम आपको 26 प्रश्न वन लाइनर के प्रोवाइड कर दिए और 13 प्रश्न अभी तक हम आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड किए, मतलब कुल मिलाकर 39 प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। तो बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको? क्या आपको इस प्रकार से डेली क्लास प्रोवाइड की जाए तो आपको लगता है आप अच्छा नंबर ला देंगे? बिल्कुल लाएंगे यार, हम आपको चुनिंदा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और साथ में कुछ वन लाइनर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सोचिए, आपको हम 20 एमसीक्यू लाए हैं तो 40 वन लाइनर लाए हैं। आप वन लाइनरों को अपने नोट्स में लिखिए, उन्होंने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये अंतिम समय में रिवीजन करेंगे, बहुत फायदा आएगा। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, पुरस्कार, आत्मसंतोष। बताइए, जल्दी से बताएंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 14 की उत्तर की बात की जा रही है। बिल्कुल, पुरस्कार बाहरी चीज है, पुरस्कार बाहर से दिया जाता है, तो यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा की बात ही नहीं होगी, इसलिए हमारा उत्तर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा वन लाइनर क्या कह रहा है। मोटिवेशन शब्द किस भाषा से आया है? मोटिवेशन जिसे आप प्रेरणा कहते हैं ना, ये होता है। बताइए, मोटिवेशन शब्द किस भाषा से आया है? बिल्कुल, चलिए यहाँ पर नोट करिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लीजिए। लैटिन भाषा से आया है। ठीक, लैटिन भाषा, बिल्कुल। अगर बात की जाए ड्राइव का अर्थ क्या है, प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि ड्राइव का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग। चलिए, ड्राइव का अर्थ आंतरिक प्रेरक शक्ति, आप लोग नोट करिए यहाँ पर। आंतरिक, आंतरिक हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक हो जाएगा, नोट करिएगा, शक्ति हो जाएगा। ठीक, आंतरिक प्रेरक शक्ति ड्राइव का अर्थ होता है, ये जानते रहेंगे। और चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि कोहल वर्ग के अनुसार दंड और आज्ञा पालन किस स्तर में आता है? बात कोहल वर्ग की जा रही है, तो कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो नोट करिए, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए नोट कर लीजिए। ठीक, आइए अब प्रश्न पर आते हैं। पूछा जा रहा था कि दंड और आज्ञा पालन किस स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सामाजिक स्तर। प्रश्न संख्या 15 और उत्तर बता दीजिए फटाक से सब लोग। चलिए, दंड और आज्ञा पालन यानी सी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर। भाई साहब, हमेशा सी मत दीजिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा पूर्व परंपरागत हो जाएगा। नोट करिए, इसका उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। कोहल वर्ग ने इन चरणों का उल्लेख अपने कौन से सिद्धांत में किया? अगर यह पूछा जाए तो वह सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, चले आइए यहाँ पर देखिए, कोहल वर्ग ने कितने चरण बताए हैं? तो कोहल वर्ग ने 6 चरण बताए हैं, ये जानते रहिएगा। नैतिक विकास किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा नैतिक विकास किससे संबंधित है, अगर ये पूछा जाए तो वह संबंधित है किससे? नैतिक निर्णय से। ठीक है, नैतिक निर्णय से नैतिक विकास संबंधित है, ये जानते रहे। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चले, किस अधिगम में समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होता है? अनुकरण में, रटंत में, अंतर्दृष्टि में या अनुबंधन में? चलिए
बताइए, किस अधिगम में समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होता है? तो अचानक प्राप्त कहाँ पर होता है? बिल्कुल अंतर्दृष्टि में होता है। रटंत वालों, आपका गलत है। ठीक, यहाँ पर अंतर्दृष्टि यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे जल्दी से इनका नाम। तो बिल्कुल यहाँ पर कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो वन मानुष पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत का। ठीक है, और उस वन मानुष का नाम अगर पूछा जाए तो उस वन मानुष का नाम था सुल्तान। ये भी जानते रहिएगा आप लोग। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए मौलाना, यह किस स्कूल से संबंधित है? आपको मैंने बताया होगा ना। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर गेस्टाल्ट लिखिए, गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट स्कूल। यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन की जैविक अवधारणा किसने दी थी? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर। बताइए, भाषा अर्जन की जैविक अवधारणा किसने दी? प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल सही। यहाँ पर भाषा की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर चौमस्की हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो हैं वो चौमस्की साहब ही हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, LAD का पूरा नाम क्या है? ये मत समझिएगा भाई साहब ये कंप्यूटर का प्रश्न है, बिल्कुल नहीं, ये कंप्यूटर का प्रश्न नहीं है। ठीक, चलिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर बताइए। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा गलत आ गया क्वेश्चन, इसलिए हम इसे काट देंगे। भाषा का प्रथम चरण क्या होता है? तो भाषा का प्रथम चरण के अंतर्गत क्या आएगा? बबलिंग आता है। ठीक है, बालक बलबलाता है पहले ना, पहले बोल नहीं पाता, इसलिए बबलिंग आता है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल बबलिंग। चलिए, बबलिंग हो जाएगा, मैंने बोला तो आप लिख लीजिए ना, बबलिंग। ठीक, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर टाइपिंग एरर था, इसलिए हमने उसे नहीं बताया। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, रोर्सक परीक्षण, रेटिक स्केल। बताइए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है की बात करा भाई साहब, है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर रोर्सक परीक्षण, जो रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण था, यही हमारा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। नोट करिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आइए, क्या पूछा जा रहा है कि टेट का पूरा नाम, TAT आप पढ़े होंगे ना, अगर आप DLED किए होंगे वहां पर भी इसका फुल फॉर्म आया था, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बीएड वालों के लिए भी है। तो आप डायरेक्ट नोट करिए, हम आपको यहाँ पर लिखाएंगे नहीं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये आप जानते होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक, अगला प्रश्न, प्रक्षेपी तकनीक किसका मापन करती है? प्रक्षेपी तकनीक मापन किसका करेगी? तो प्रगति में ठहराव। ठीक है, यह क्या मापन करती है? प्रगति में ठहराव का, ठहराव। ठीक है, प्रक्षेपी तकनीक जो है प्रगति में ठहराव का मापन करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न, सीखने की वक्र किसे दर्शाती है? भूलना, प्रेरणा, प्रगति, बुद्धि। तो आप सब जानते होंगे यह प्रगति को दर्शाता है, सीखने का वक्र। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अभ्यास से वक्र कैसी होती है? एक प्रश्न आपके लिए है यह। चलिए, अभ्यास से वक्र कैसी होती है, ये प्रश्न आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आपको अगला प्रश्न बताएंगे, उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः किसे मापता है? क्षमता को, अभिरुचि को, अर्जित ज्ञान को, व्यक्तित्व को। बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, उपलब्धि परीक्षण जो मापेगा वह मापेगा किसे? अर्जित ज्ञान को। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए,
ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एक बार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि जब भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात होगी तो लक्ष्य तक आपका यह चैनल हमेशा वहाँ पाया जाएगा। सीटेट में आप देखे होंगे किस प्रकार से हमने आपको तैयारी कराई। हालाँकि कुछ प्रश्न ही मिल पाए आपके पेपर में, उसके लिए हमें खेद है। क्योंकि इस बार सीटेट ने ज़्यादातर कथन वाले प्रश्न दे दिए, इसलिए ज़्यादा प्रश्न मिल नहीं पाए। और यही हाल हर कोचिंग वालों का था। ठीक है? किसी ने इतना समझा नहीं था कि इस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा। नहीं तो और प्रश्न उस प्रकार के भी करा दिए जाते आपको। ठीक? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस बार यूपी टेट पास करना है, तो जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है यूपी टेट के लिए, ठीक? तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? धन्यवाद।